हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम गुलामी दुनिया। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 20 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21। यू आर मोर टेस्टी देन स्ट्रॉबेरी। जब सूर्या ने खाने की भरी हुई प्लेट जीविका के आगे बढ़ाई तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपको शक है मुझ पर? क्वोट। विश्वास तो मुझे खुद पर भी नहीं, सूर्या ने जवाब दिया और फिर प्लेट की तरफ इशारा किया तो जीविका ने उस प्लेट को अपने हाथों में उठाया और उसमें से खाना खाने लगी। लेकिन अब वो एक दो बाइट खाकर रुकी नहीं, बल्कि जब तक पूरा खाना खत्म नहीं हो गया वो खाती रही और फिर खाली प्लेट सूर्या को दिखाते हुए बोली, शायद अब आपको यकीन हो जाए। सांझ सूर्या को ध्यान से देख रही थी और उसके हाव भाव नोटिस करने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर सूर्या ऐसा क्यों है। सूर्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सामने मेड की तरफ इशारा किया तो उसने खाना सबको सर्व कर दिया। सांझ जैसे ही खाना खाने लगी सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाना शुरू भी कर दिया। सांझ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने सांझ के लिए उसके दिल में कितना ही प्यार हो। वो सांझ को खिला रहा था लेकिन खुद कुछ भी नहीं खा रहा था। सांझ में उससे खुद भी खाने के लिए कहा लेकिन सूर्या ने मना कर दिया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम वो खाना जो तुम्हें पसंद है और मैं वो खाऊंगा जो मुझे पसंद है। कहते हुए ही जब सूर्या ने सामने रखी एक स्ट्रॉबेरी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। सांझ ने उसकी नजरों को देखते हुए अपने सूखते हुए होठों को अपनी जीभ से तर कर लिया। उसे हिचकी आने लगी थी। जीविका ने जब उसे हिचकी लेते हुए देखा तो जल्दी से पानी का गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन उससे पहले ही सूर्या ने सांझ की हिचकी बंद कर दी थी, क्योंकि उसने उसके होठों को भी अपने होठों में बंद कर लिया था। और ये देखकर मृत्यु ने अपनी नजरें पूरी तरह से झुका ली थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नजरें बार बार जीविका की तरफ उठ रही थी और उसके होठों को देखकर वो अपने होठों को चबाए जा रहा था। हिचकी तो पता नहीं कहाँ गायब हुई, लेकिन सांझ का चेहरा अब किसी स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहा था। सूर्या ने उसके होंठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। सांझ की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सूर्या के तरफ देखने की, इसलिए बस वो गहरी गहरी सांसें लिए नजरें झुकाकर उसकी गोद में बैठी थी। तो सूर्या ने उसके गालों को अपनी जीभ से लिक किया और बोला, यू आर मोर टेस्टी देन स्ट्रॉबेरी। क्वोट। मैं ऊपर जाऊं? सांझ ने बहुत धीमे से पूछा। उसके लिए यहाँ बैठना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो सूर्या के इतने करीब और दूसरा सबके सामने सूर्या का उसे यू किस करना उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। उसके पूछने पर सूर्या ने उसके पेट पर रखा अपना हाथ उठाया और बोला, जाओ शुगर कैंडी। क्वोट। सूर्या परमिशन मिलते ही सांझ वहां से ऐसे भागी जैसे बंदूक से गोली निकली हो। उसके जाने के बाद सूर्या भी अपनी जगह से उठा और वहां से ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर रुका और जीविका की तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, याद रहे वफादारी का इनाम यहाँ पर मुंह मांगा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई चालबाजी करने की कोशिश करे तो सजा सिर्फ एक ही होती है, मौत। अपनी बात कहकर सूर्या वहां से चला गया तो जीविका उसे जाते देखती रही, लेकिन फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ घूमी, लेकिन उसके घूमते ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा घुमा दिया और जल्दी से उसके होठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। मृत्यु ने उसे कमर से थाम रखा था और उसके होंठों को लगातार चूम रहा था। जीविका उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्यु को उसकी जगह से हिला पाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर बाद जब जीविका के चेहरे की तरह बिल्कुल लाल हो गए तो मृत्यु ने उसे छोड़ा और बोला, मजा आ गया खाने के बाद मीठा खाकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? जीविका उस पर चिल्लाई। मृत्यु उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं कुछ भी हिम्मत से नहीं, मन से करता हूं। मन किया तुम्हें किस करने का तो कर लिया, इतना भाव क्यों खा रही हो? तुम मीठे की तरह मुझे खाओ और मैं भाव भी ना खाऊं। जीविका गुस्से से उसे देखते हुए बोली और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने पलटकर मृत्यु की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मृत्यु भी उसे मुस्कुराते हुए देखा था और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही जीविका के होठों पर ठहरी वो मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। अंडरस्को। जीवन और इतिश्री दोनों मार्केट में घूम रहे थे, इसलिए जिद करके उसे लोकल मार्केट में ले आई थी, जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी और वो उन छोटी छोटी दुकानों से भर भर कर शॉपिंग कर रही थी। जीवन ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि उसे कोई पहचाने ना। अगर उसे कोई पहचान जाता तो एक पल में ही यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती।
सिर्फ सूर्या ही नहीं, जीवन और मृत्यु के भी पूरे शहर में इतने चर्चे थे कि कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन इतिश्री पर कोई आंच ना आए और कोई उसे पहचाने ना, इसलिए फिलहाल जीवन ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। इतिश्री अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि अचानक ही उसे बहुत जोर का धक्का लगा। एक लड़का पूरी तरह से उसके ऊपर गिर गया था, लेकिन जीवन ने वक्त रहते ही उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उस लड़के को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल दिया। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? इतिश्री चिल्लाई, जबकि जीवन चुप रहा। वह बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो एक शब्द भी कहता तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर वो खुद पर ही काबू नहीं रख पाता। उसकी बात सुनकर वो लड़का हंसने लगा और फिर एक दूसरा लड़का जिसने उस लड़के को धक्का दिया था, वो भी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अंधी तो मैडम तुम हो जो इसके साथ घूम रही हो। अरे इससे तो बढ़िया है हमारे साथ चलो, तुम्हें सीधा मॉल लेकर चलेंगे और फिर वहां से होटल। उसकी बात सुनकर जीवन के जबड़े कस गए और हाथों की मुठ्ठियां बंध गई, लेकिन फिर भी खुद को एक गहरी सांस लेकर उसने शांत किया, क्योंकि वो सच में बिल्कुल नहीं चाहता था कि इतिश्री को कोई उसके साथ देखे और फिर बाद में इतिश्री पर कोई आंच आए। बहुत मुश्किल से उसने खुद को शांत रख रखा था, लेकिन इतिश्री शांत बिल्कुल नहीं रही और चिल्लाते हुए बोली, साले हरामी, हिम्मत कैसे हुई तेरी इतनी घटिया बात कहने की? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों का। अरे वाह मैडम, में तो बहुत गर्मी भरी है, पूरा आग की तरह तप रही है मैडम, पर ये क्या? साथ में तो ठंडी बर्फ लेकर घूम रही हो, लगता है नामर्द है साला। पहले वाला लड़का बोला। इतिश्री ने जीवन की तरफ देखा, जिसके कसे हुए हाथ बता रहे थे कि वो इस वक्त बिल्कुल फटने को हो रहा है। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही इतिश्री ने उसकी कमर में खोंस रखी गन निकाली और किसी के कुछ सोचने समझने से पहले ही उस लड़के घुटनों के बीच चला दी। वो लड़का खड़ा खड़ा बिना चीखे चिल्लाए ही वहां पर गिरकर ढेर हो गया। जीवन ने हैरानी से इतिश्री की तरफ देखा तो वो बोली, खुद पर कुछ भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन कोई तुझे कुछ बोले ये इतिश्री से बर्दाश्त कभी नहीं होगा। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22, परमानेंट बुकिंग। इतिश्री की बात सुनकर जीवन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने जल्दी से उसके हाथों से वो गन ले ली और साथ खड़े लड़के पर भी चला दी, जिससे देखते ही देखते वो लड़का भी वहीं पर ढेर हो गया। इतिश्री मुस्कुरा रही थी तो जीवन ने उसकी तरफ देखा और बोला, कभी कभी सोचता हूं तुझे गलत लड़के से प्यार हो गया, लेकिन फिर तेरी हरकतें देखकर लगता है कि मुझे बिल्कुल सही लड़की से इश्क हुआ है। अपनी बात कहते हुए ही जीवन ने अपना मास्क उतार दिया था, तो गोलियों की आवाज सुनकर जो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई थी वो वापस लौट गई, लेकिन उसी वक्त जीवन ने भी अपनी नजरें घुमाकर अपने आसपास देखा तो भीड़ में भी कई लोगों की नजरें इतिश्री पर थी, इसलिए उसने जल्दी से इतिश्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अबे यार, मेरी शॉपिंग तो हुई ही नहीं, इतिश्री चिल्लाई, लेकिन जीवन उसे खींचते हुए ले जा रहा था। उसने उसे गाड़ी के साथ लगाया और फिर उसके आसपास अपने हाथ रखते हुए बोला, साला 2 लोगों को कफन दिलवा आई, अब इससे ज्यादा शॉपिंग तुझे क्या करनी है? उसकी बात सुनकर इतिश्री मुस्कुराई और बोली, अपने लिए शादी का जोड़ा लेना है, वो दिला दे बस काफी है, शादी का तो पता नहीं तू कब करेगा। कभी नहीं। जैसे ही जीवन ने कहा, इतिश्री ने उसके कंधों से अपने हाथ हटाकर उसके गिरेबान पर रखे और उसे खींचते हुए बोली, आज तो ऐसा कह दिया, आगे मत कह देना। इंतजार चाहे उम्र भर का दे दे, इनकार एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जान ले लूंगी तेरी और उसके बाद अपनी जान भी दे दूंगी। कहते वक्त इतिश्री की आंखों में एक जुनून था। उसकी बात सुनकर जीवन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर उन्हें हटाया और फिर उसे हल्का सा पीछे धक्का देकर उसके होठों को चूमने लगा। इतिश्री का गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। उसकी सांसें तेज होने लगी। आज तक जीवन कभी उसे बाजार भी नहीं लेकर आया था और आज ना सिर्फ उसे बाजार लेकर आया बल्कि सरेआम उसे सबके सामने किस भी किए जा रहा था। इतिश्री हैरान थी और खुश भी। थोड़ी देर बाद जीवन ने उसे छोड़ा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा दिया। इतिश्री भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, लेकिन आज जीवन ने गाड़ी उसके घर की तरफ ना बढ़ाकर कहीं और बढ़ा दी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, आखिर आज जीवन कर क्या रहा है। पहले सरेआम रोमांस और फिर होठों पर ये मंद मंद मुस्कुराहट के साथ रास्तों में हेरफेर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी रही। जीवन ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घुटने पर रख दिया तो इतिश्री ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और नीचे झुक गई। अब उसका सिर जीवन के गोद में था और उसके पैर खिड़की पर लगे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी तो इतिश्री एक झटके से ऊपर उठी, लेकिन ऊपर उठते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो, क्योंकि उनकी गाड़ी राठौर मैंशन के अंदर थी। हमारे यहाँ पर दुल्हन बनने के लिए शादी के जोड़ों की जरूरत नहीं होती, बस दुल्हन को उठाकर सीधा ससुराल में ले आया जाता है। जीवन की बात सुनकर इतिश्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो, गुस्सा हो या हैरान। वो हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन जीवन उसे कभी यहाँ नहीं लेकर आया।
अब इसे सूर्या का डर कहो या फिर कुछ और बात, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि आखिर जीवन ऐसा क्यों है, लेकिन आज वो बिना कुछ कहे ही उसे सीधा यहाँ पर ले आया, तो जरूर उसने कुछ सोचा होगा। जीवन गाड़ी में से बाहर निकला तो वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आई। जीवन बिना रुके ही दरवाजे तक आ गया तो वो भी साथ ही आई। दरवाजा खुला था तो दरवाजे को देखते हुए जीवन ने इतिश्री का हाथ थामा और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। सूर्या जो अभी अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था, फोन काटकर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि कदमों की आहट पाकर उसने पीछे की तरफ नजरें घुमाकर देखा, जहां दरवाजे पर जीवन इतिश्री का हाथ थामे खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और इतिश्री की नजरें उसकी तरफ उठी हुई थी। सूर्या उसके सामने आया और उसके चेहरे को देखने लगा। जीवन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था और यूं ही खड़ा था कि एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर आकर लगा और उस तमाचे को महसूस कर हल्की सी आह इतिश्री के होठों से निकली और उसकी आंखें और मुठियां बंद हो गई। सूर्या के चेहरे पर अभी तक गुस्सा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजर जीवन पर कम और इतिश्री पर ज्यादा थी। जब कोई नामर्द तुम्हारी मर्दानगी पर बोले तो मेक श्योर कि उसके बाद सिर्फ तुम्हारा हथियार बोले। पागल कुत्ते के भौंकने से पहले ही उसकी जान ले लो, और अगर ये काम अपने हाथ से करो तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे सच में ऐसे नामर्द से नफरत है जिनके होते हुए बोलना उनकी औरत को पड़े। सूर्या की बात सुनकर जीवन समझ चुका था कि उसके बिना बताए ही सूर्या को सब कुछ पता चल चुका है। भाई ये इतिश्री है, उसने बिना इतिश्री की तरफ देखे ही कहा। उसकी नजर अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन सूर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ इसे अपने कमरे में। सूर्या ने जैसे ही कहा, जीवन झट से उसके गले लग गया। मृत्यु जो अभी अभी वहां पर आया था, उन तीनों के आसपास गोल गोल घूमते हुए बोला, ओ हेलो, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताया भी नहीं और तूने मेरी जगह किसी और को दे दी। साले तेरी बुकिंग तो परमानेंट मेरे साथ थी ना, फिर बीच में ये कहां से आई। ओ मैडम चलो हटो यहां से। वो भी बोल ही रहा था कि जीवन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर बोला, भाभी है तुम्हारी। सूर्या उन दोनों को देखकर वहां से चला गया तो मृत्यु ने एक नजर इतिश्री की तरफ देखा और फिर जीवन की तरफ देखते हुए बोला, तुझे नहीं लगता भाभी थोड़ी ज्यादा पतली है, कहीं हवा में उड़ ना जाए। बेटा ये वाली खुद उड़ने वालों में से नहीं, उड़ाने वालों में से है, और तू को तो अभी अभी उड़ा कर आया है, जीवन ने कहा और इतिश्री का हाथ थामकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो मृत्यु बस उसे जाते देखता रह गया। इतिश्री भी जीवन के साथ साथ चलते हुए मुस्कुरा रही थी। मृत्यु ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, यार ये हो क्या रहा है, सबको अपनी अपनी वाली मिल गई पर मेरी वाली का तो कोई अता पता ही नहीं। पता नहीं साली पैदा हुई भी होगी या नहीं, पता नहीं कहां बैठकर आइसक्रीम लॉलीपॉप। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि सामने से गुजर रही जीविका अपने हाथों में लॉलीपॉप लिए चूस रही थी। उसे देखकर मृत्यु ने मुंह बनाया और हैरानी से बोला, ये वाली नहीं यार, इसे तो लॉलीपॉप भी नहीं चूसना आता। जीविका ने उसकी बात सुनी तो जल्दी से उसकी तरफ आई और बोली, ओ हेलो, क्या कहा तुमने, मुझे लॉलीपॉप नहीं चूसना आता। और नहीं तो क्या, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, मृत्यु ने कहा। जीविका की आंखें बड़ी हो गई। वो जीवन की तरफ लपकी और बोली, बकवास बंद करो अपनी, मेरे साथ को बात करने की सोचना भी मत। घटिया बात ही की है, घटिया हरकत तो नहीं की ना, मृत्यु ने कहा और उसके पकड़ने से पहले ही उसे पकड़ लिया। जीविका अभी भी गुस्से से देख रही थी तो मृत्यु ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें जोर से चूस कर चूमते हुए बोला, ऐसे चूसते हैं लॉलीपॉप। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23। कैसे रहूं इससे दूर यार। 3FF जीवन इतिश्री को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो मृत्यु और जीविका दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे और वहीं सूर्या अपने कमरे में आ गया था जहां सांझ शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। हाँ, इंतजार ही, क्योंकि शायद वो ये बात सूर्या को कहकर ना बताए, लेकिन सूर्या की हर मूवमेंट पर उसकी नजर होती थी क्योंकि सूर्या ऐसी शख्सियत ही नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। उसका हर एक कदम ऐसा होता था कि सामने वाले की नजर बस उस पर ही ठहर जाए। सूर्या कमरे में आया तो सांझ बिस्तर पर बैठी थी और दरवाजे पर कदमों की आहट पाकर ही सांझ की नजरें उसकी तरफ उठ गई, लेकिन सूर्या उसे नजरअंदाज कर दरवाजा बंद कर अपने कपड़े उतारने लगा। उसे अपने कपड़े उतारते देख ही सांझ की सांसें सूखने लगी और वो बार बार अपने होठों को अपनी जीभ से तर करने लगी। रात हो चुकी थी तो उसने सोचा शायद सूर्या अपने कपड़े बदल रहा होगा, लेकिन वो तो सिर्फ कपड़े उतार रहा था, उनकी जगह कुछ और पहन नहीं रहा था। उसने सब कुछ उतार दिया और सिर्फ एक अंडरवियर पहने ही आईने की तरह बढ़ गया तो सांझ के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। सूर्या ने भले ही नजरें घुमाकर उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसकी तिरछी नजरें सांझ पर ही टिकी थी और उसकी वो सूखती हुई सांसें वो अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। वो सिर्फ अंडरवियर पहने आईने के सामने खड़ा था जिसमें उसका कसा हुआ बदन बहुत सेक्सी वे में फ्लांट हो रहा था।
उसका चौड़ा सीना, कसे हुए एब्स और वो लोअर बॉडी देखकर कोई भी लड़की उससे दूरी बनाकर ना रह पाए, और यही हाल सांझ का भी था। भले ही वो ऐसी लड़की नहीं थी जो इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन इस उम्र में किसी के लिए भी अट्रैक्ट हो जाना बहुत आसान होता है, और अगर सामने सूर्या हो तो शायद ही कोई अपना दिल संभाल कर रख पाए। लेकिन फिर भी सांझ तो सांझ ही थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली और बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई और कोशिश करने लगी कि उसकी आंखों के सामने सूर्य की वो छवि ना आए जो अभी अभी उसने देखी, लेकिन ख्यालों पर कहां बस चलता है। जो हकीकत में बिना पूछे घुस आया वो ख्यालों में कहां जान छोड़ेगा। सूर्या ने अपने पूरे बदन पर परफ्यूम लगाया और फिर बिस्तर की तरफ बढ़ा, और उसे अपने पास आते देख सांझ की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने तकिया को और भी ज्यादा कसकर अपनी मुट्ठी में कस लिया। सूर्या भी बिस्तर पर आया और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया, तो सांझ अपनी जगह पर लेटी हुई सिमटने लगी। उसके पैर बार बार आपस में उलझ रहे थे, तो सूर्या ने उसके पैरों पर अपना पैर रखा और फिर अपना हाथ धीरे से उसके कमर से ले जाते हुए उसके पेट पर टिकाया और उसे खींचकर अपनी तरफ सरका लिया, तो सांझ किसी तकिए की तरह उसके सीने से आ लगी। सूर्या के पास आते ही सांझ के जिस्म में एक कंपाहट सी होने लगी। सूर्या ने अब अपने पैर को उसके पैरों से हटाया तो उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सूर्या ने अपने पैर को धीरे धीरे उसकी टांग पर सरकाना शुरू कर दिया। वो कभी अपने पैर को ऊपर लाता तो कभी नीचे ले जाता। सांझ की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई। वो जल्दी से सूर्या की तरफ पलट गई, जिससे उसका चेहरा भी सूर्या के सीने से लग गया, तो सूर्या अपने होंठ उसके कानों के पास लेकर आया और धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोला, मेरे संयम को परखने की बात कर रही थी, लेकिन मुझे तो तुम्हारा संयम टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्वोट, आप मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं सो नहीं पा रही हूं, सांझ ने किसी तरह कहा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब मैं तुम्हें परेशान करूंगा तो यकीनन तुम सो तो नहीं पाओगी, सूर्या ने कहा। तो सांझ की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, तो अब सूर्या ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा और बोला, चुपचाप सो जाओ, वरना जिस तरह से ही तुम्हारे ये पैर तुम्हारे काबू में नहीं, मैं भी बेकाबू हो जाऊंगा, और फिर सच में मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सांझ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, तो सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने होंठ उसकी गर्दन पर चलाने लगा। सांझ उसकी छुअन से सिहर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से खुद को काबू में रख रही थी, पर जब लगातार सूर्या के उसे इस तरह परेशान करने से भी सांझ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो सूर्या उससे दूर हट गया और सीलिंग की तरफ चेहरा करके लेट गया। सांझ ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। हालांकि सांझ सूर्या को प्यार नहीं करती थी और उन्हें मिले अभी एक ही दिन हुआ था, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा क्या था जो सांझ को उसका उससे यूं दूर चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सूर्या का उससे दूर होकर अलग लेट जाना उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर गया। वहीं दूसरी तरफ सूर्या शांत मन से कुछ सोच रहा था। तुम बात करती हो खुद पर संयम रखने की, मैं तो उम्र भर एक हद में रह सकता हूं, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता, पर अगर मेरी दीवानगी का 1% भी तुम्हारे अंदर हुआ तो तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। नशा हूं मैं जिसके बिना रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और तुम मेरे बिना कितना वक्त रह पाती हो मैं ये देखना चाहता हूं। वो मन ही मन सोच रहा था कि अचानक ही सांझ ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन सूर्या ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। सांझ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यही तो वो चाहती थी कि सूर्या सोते वक्त उसके बिल्कुल करीब नहीं आए, लेकिन अब जब वो करीब आकर उससे दूर हो गया तो वो पूरी तरह से बेचैन हो गई। उसने अपना हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और खुद भी हल्का सा सरक कर आगे आ गई। सूर्या ने अभी भी आंखें खोलकर उसकी तरफ नहीं देखा, तो सांझ बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने गुस्से से सूर्या की तरफ देखा और मन ही मन बोली, पता नहीं क्या है ये इंसान, एक ही दिन में मेरा पूरा दिमाग घुमा दिया है, ना ही इसके साथ रह पा रही हूँ और ना ही इससे दूर जा पा रही हूँ। लगता है औरों को तो एक क्षण से मारता है, मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा, मैं क्या करूँ, कैसे रहूं इससे दूर यार। तो किसने कहा है दूर दूर रहो। सूर्या ने एक झटके से आंखें खोलकर उसकी तरफ करवट लेते हुए कहा, तो सांझ एकदम से सहम गई और पीछे की तरह हट गई, लेकिन अब सूर्या पीछे नहीं हटा और उसकी तरफ बढ़कर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में घेरकर और अपनी एक टांग उसकी टांगों पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खुद को काबू में रखने के लिए कहा था तुमने, तुमसे दूर रहने वाला तो कोई रूल नहीं बनाया था ना तुमने। नहीं, सांझ ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। तो खुद को मेरी बाहों में छोड़कर चैन से सो जाओ, क्योंकि बहुत कम दिन है तुम्हारे पास आराम से सोने के, उसके बाद तो मैं तुम्हें ना दिन में सोने दूंगा ना रात को। आप सच में मुझे इतना परेशान करेंगे। सूर्या की बात सुनकर सांझ जल्दी से बोली, बेध्यानी और मासूमियत में उसने ये भी नहीं सोचा कि वो सूर्या की किस बात पर हामी भर रही है। सूर्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, तो सांझ बस उसकी मुस्कुराहट में ही खो गई। ऐसा बहुत कम होता था कि सूर्या उसके सामने मुस्कुराए।
अगर होता भी था तो सांझ की हिम्मत नहीं होती थी उसे देखने के लिए, लेकिन अब तो उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, इसलिए वो चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा शक मैं अभी दूर तक कर सकता हूँ, सूर्या ने कहा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और अब उसने अपनी आंखें इस तरह से बंद की जैसे गलती से भी अगर खुल गई तो सूर्या पूरी रात उसे छोड़ेगा नहीं। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24। दर्द नहीं हो रहा क्या आपको? इतिश्री को कमरे में ले आने के बाद जीवन ने उसे अपने कपड़े दिए ताकि वो कंफर्टेबल होकर सो सके। जीविका ने भी उसकी टी शर्ट पहनी और फिर बेड की तरफ बढ़ गई। जीवन भी उसके पीछे पीछे ही बेड की तरफ आया तो इतिश्री ने हैरानी से उसे देखा और बोली, तू भी मेरे साथ ही सोएगा? अगर तू कहे तो जाकर मेड के साथ सो जाऊं, जीवन ने कहा तो इतिश्री ने मुंह बनाया और फिर जल्दी से उसके पास आकर उसे गिरेबान से खींचते हुए बोली, मेरे अलावा किसी और के साथ सोने का तो तू ख्वाब ही छोड़ दे, वरना उस लड़के के एक गोली मारी थी तेरे टू मरूंगी। जीवन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अगर तेरे अलावा किसी और का ख्वाब भी मेरे ख्वाबों में आए तो गोली बेशक यहां मार देना। कहते हुए उसने एक दूसरे का हाथ अपने सीने पर रख दिया था तो इतिश्री ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने होंठ उसके सीने पर रख दिए। उसके बाद उसने उसके कंधों पर हाथ रखे और बोली, पर मुझे नहीं लगता था तू यहाँ घर पर भी मेरे साथ सोएगा, मुझे तो लगा तेरे सूर्या भाई का डर हम दोनों के बीच अब भी आएगा। तुझे इस घर में एंट्री मिल गई मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और हाँ सूर्या भाई मुझसे नाराज तब होते हैं जब मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपने कमरे में सोने चला जाता। उनका उसूल है कि दुश्मनी निभाने में कोई कमी ना छोड़ो, लेकिन प्यार के मामले में ये उसूल और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। इतना कहकर उसने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया तो इतिश्री ने भी मदहोशी भरी आंखों से उसे देखने लगी। अंडरस्को सूर्या की डर से भरी प्यार वाली धमकी सुनकर सांझ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इससे पहले कि सूर्या उसे और ज्यादा परेशान करता बेहतर था वो नींद ही पूरी कर ले, क्योंकि सच में ना जाने आगे आगे सूर्या क्या ही करेगा। और उसे इस तरह से आंखें बंद करते देख सूर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सांझ ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन सूर्या ने उसके बाद अपनी आंखें बंद नहीं की और बस एकटक सांझ को देखता रहा। लगभग से आधी रात उसने यूं ही बिता दी थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी आंखें बंद नहीं की और रात के करीबन 4 बजे उसने को अपनी बाहों से आजाद किया और उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर खुद बालकनी में चला गया। बालकनी में पहुंचते वो वहां पर लगे झूले पर बैठा और सिगरेट पीने लगा। वो एक के बाद एक लगातार सिगरेट पीता रहा और खाली डिब्बी नीचे जमीन पर फेंकता रहा। करीबन 2 घंटे वो यूं ही सिगरेट पीता रहा और अब नीचे फर्श पूरा बुझी और टूटी हुई सिगरेट और से भर चुका था। फिर अचानक ही उसका फोन बजा। फोन पर हो फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने फोन उठाया तो सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह भर गया। उसने जलती हुई सिगरेट अपने हाथों में क्रश की और अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा कमरे से बाहर आ गया। सांझ जिसने अभी अभी आंखें खोली थी क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वो अपनी आदत के अनुसार 6 बजे ही उठ गई थी, लेकिन उसने जब सूर्या को इस तरह हवा के झोंके की तरह कमरे से बाहर जाते देखा तो हैरान हो गई और उसके पीछे पीछे बाहर आई, लेकिन जब तक वो बाहर आई तब तक सूर्या वहां से जा चुका था। वो वापस कमरे में जाती उससे पहले ही उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ी तो देखा कि एक कमरे में इतिश्री सोफे पर बैठी थी और उसके सामने शराब की बोतल खुली हुई थी। पूरे कमरे में ही सिगरेट का धुआं फैला हुआ था और इतिश्री भी इस वक्त नशे में पूरी तरह से टुन थी। अपने अलावा घर में किसी और लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। वो इतिश्री की तरफ आई और उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इतिश्री ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा और बोली, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? पहले सवाल मैंने किया है, क्वोट, लेकिन जवाब तुम दोगी, क्वोट। मैं सांझ हूं, अब तुम बताओ तुम कौन हो? सांझ ने कहा तो इतिश्री उसके पास आई और बोली, मैं हूं इस घर की मालकिन। जाओ जाकर मेरे लिए सोडा लेकर आओ। कब से खाली दारू पिए जा रही हूं। एक तो मेरा बंदा रात को मुझे अकेला छोड़कर चला गया और सिर्फ दारू की बोतल दे गया, ऐसा नहीं साथ में चखना भी दे जाए। मेरा लीवर खराब हो जाएगा अकेली दारू पी पी कर। उसकी बात सुनकर सांझ ने घूर कर उसे देखा और फिर उसे देखते हुए ही उसके टेबल से बोतल उठाए और जाकर बाथरूम में खाली कर दी तो इतिश्री ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दारू की बोतल खराब करने की? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो। चलो, कहते हुए इतिश्री ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले आई। अभी वो दोनों बाहर आई ही थी कि इतिश्री जिस तरह से सांझ को खींचते हुए बाहर लेकर आ रही थी उसे देख सामने खड़े सूर्या का चेहरा बिल्कुल आग की तरह तपने लगा। सांझ ने जब उसे देखा तो जल्दी से इतिश्री से अपना हाथ छुड़वाया और फिर सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये लड़की है पर इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसकी बोतल खराब कर दी तो।
प्लीज आप इसे कुछ मत कहिएगा। सांझ की बात सुनकर सूर्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की। इतने में ही जीवन वहां पर आया और इतिश्री की तरफ देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। इसने मेरी सारी दारू बाथरूम में गिरा दी, इतिश्री ने नशे में ही सांझ की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जीवन ने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और उसे अंदर ले जाने लगा तो सूर्या पीछे से बोला, कहीं ऐसा ना हो इस लड़की के चक्कर में तुम्हें भी इस घर से जाना पड़े। इसलिए समझा देना इसे कि यहाँ पर रहना है तो होशो हवास में रहे वरना अभी तो सिर्फ शराब फेंकी है, एक पल नहीं लगेगा इसे बाहर फेंकने में। जीवन को इतिश्री को संभालते हुए देख सांझ को समझ आया कि आखिरी इतिश्री यहाँ क्यों है और वो खुद को यहाँ की मालकिन क्यों बता रही थी। इतिश्री और जीवन के वहां से जाने से पहले ही सूर्या अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो सांझ भी जल्दी जल्दी से उसके पीछे आई लेकिन कमरे में आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने आईने के सामने खड़े सूर्या को देखा जिसने इस वक्त अपनी शर्ट उतार रखी थी और अपने सीने के बिल्कुल ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आई तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि सूर्या के कंधे के नीचे एक गोली धंसी हुई थी जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था। सांझ उसे देखते हुए कांपने लगी तो सूर्या ने भी आईने में से उसे देखते हुए एक झटके से वो गोली निकाल ली तो अचानक ही सांझ की चीख निकल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ आई क्योंकि अब बहुत तेजी से उसके घाव में से खून बहने लगा था। सूर्या के सीने से बहता हुआ खून देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके आंसू अपने आप ही निकलने लगे थे। उसने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और उसके सीने पर रख दिया और बोली, दर्द नहीं हो रहा आपको? कैसे इंसान है आप? पत्थर दिल के साथ साथ जिस्म भी पत्थर का बना है क्या आपका? कहते कहते ही उसकी आंखों में से आंसू तेज हो गए थे तो सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, इतने में ही रोना शुरू कर दिया तुमने तो? लेकिन ये बताओ कि मैं इसे तुम्हारा प्यार समझूं या मुझ पर तरस? आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25। मेरी जवानी पर बुढ़ापा आ जाएगा। सूर्या के सीने पर इतना बड़ा घाव और उसमें से बहते खून को देखकर सांझ ने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और उसके सीने पर रख दिया और बोली, दर्द नहीं हो रहा आपको? कैसे इंसान है आप? पत्थर दिल के साथ साथ जिस्म भी पत्थर का बना है क्या आपका? कहते कहते ही उसकी आंखों में से आंसू तेज हो गए थे तो सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, इतने में ही रोना शुरू कर दिया तुमने तो? लेकिन ये बताओ कि मैं इसे तुम्हारा प्यार समझूं या मुझ पर तरस? इस वक्त भी आप नॉर्मल बात नहीं कर सकते क्या? देखिए ना कितना ज्यादा खून बह रहा है, चलिए पहले आप हॉस्पिटल चलिए। सांझ ने कहा तो सूर्या ने अब उसे उसकी थोड़ी से पकड़ा और बोला, बताओ ना तुम रो क्यों रही हो? मुझ पर तरस खा रही हो या प्यार हो गया मेरे साथ? सूर्या की आंखें इस वक्त दर्द से नहीं बल्कि सनक से भरी हुई लग रही थी। सांझ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं हो सकता आपका, आप बिल्कुल पागल इंसान है क्योंकि जिस इंसान को खुद की तकलीफ नहीं दिखाई देती उसे दूसरों की तकलीफ क्या ही दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? उसने सूर्या से खुद को छुड़ाया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगी तो उसे अचानक ही जीवन और मृत्यु का ख्याल आया। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलने लगी लेकिन सूर्या ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर रोका और उसे खींचते हुए अपने साथ मिरर तक लेकर आया। सांझ कांप रही थी। सूर्या के सीने से अभी भी खून रिस रहा था तो वो उस तरफ देख भी नहीं पा रही थी लेकिन सूर्या ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और उसके हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाकर बोला, ड्रेसिंग करो इसकी। उसकी बात सुनकर सांझ ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। ड्रेसिंग तो दूर वो उसके सीने की तरफ ढंग से देख भी नहीं पा रही थी। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, सांझ ने रोकर कहा लेकिन सूर्या ने उसे मजबूर कर दिया। उसने जिस चाकू से अपने सीने की गोली निकाली थी वही चाकू उसने अब दोबारा अपने जख्म पर रख लिया था और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम इस घाव को साफ नहीं करोगी तो ये चाकू इस घाव पर चलेगा और फिर खून बंद होगा या और बहेगा ये मैं नहीं जानता। सांझ ने बेहद नाराजगी और गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों से चाकू लेते हुए बोली, सच में पागल इंसान है आप। उसने वो चाकू जोर से नीचे जमीन पर फेंका और फिर ड्रेसिंग पर रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसमें दवाई ढूंढने लगी लेकिन सूर्या ने उसे टोका और बोला, घाव पर मरहम लगाने से पहले उसे साफ किया जाता है इसलिए पहले इसे डेटॉल से साफ करो। डेटॉल से बहुत जलेगा, सांझ ने उस दर्द को महसूस करते हुए कहा तो सूर्या ने उसकी कमर पर हाथ रखा और फिर वो हाथ पूरा उसकी पीठ पर ले जाकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जलने दो, मुझे पसंद है जलना। उसकी बात सुनकर सांझ ने एक बार फिर से उसके घाव की तरफ देखा और फिर कांपते हुए हाथों से डेटॉल की बोतल उठाकर कॉटन पर डेटॉल लगाया लेकिन सूर्या के घाव पर उसे लगाते वक्त उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे तो सूर्या ने उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से वो कॉटन अपने घाव पर रखवा दिया तो सांझ के मुंह से आग निकल गई लेकिन सूर्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो।
सांझ खुद ही जलन महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने होठों से उस जख्म पर फूंके मारने लगी तो सूर्या ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दर्द का एहसास तब तक होता है जब तक आप उसे महसूस करो। अगर आप ही दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो दर्द की क्या मजाल जो आपको महसूस हो जाए। सांझ भी उसकी गहरी लाल आंखों में देखती हुई बोली, आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं, दर्द देखकर दर्द होता है मेरे दिल में। तो बन जाओ पत्थर दिल क्योंकि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सूर्या ने कहा और फिर उसे यूं ही कमरे से थामकर धीमे धीमे पीछे की तरफ ले गया और फिर एकदम से बेड पर धकेलते हुए बोला, नींद आ रही है मुझे। तो सो जाइए आप, मुझे 6 बजे के बाद नींद नहीं आती इसलिए मैं फ्रेश होकर नीचे चली जाऊंगी, सांझ ने कहा और बिस्तर से खड़ी होने लगी लेकिन सूर्या ने एक बार फिर से उसे बिस्तर पर धकेला और इस बार खुद भी उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जब तक मेरी नींद नहीं पूरी हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर उसने अपना सिर सांझ के सीने पर रखा और उसका हाथ अपनी कमर पर और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर अपने सीने पर महसूस कर सांस की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए उसका सीना भी उसी तरह से हलचल कर रहा था तो सूर्या ने अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखा और बोला, इसे कहो शांति से मुझे सोने दे वरना मेरी नींद हराम करने का बदला इनसे मैं बुरी तरह से लूंगा। उसकी बात सुनकर सांझ ने अपनी सांसें भी रोक दी और इस तरह से लेट गई जैसे उसमें जान ही ना हो। अंडरस्को ओ लॉलीपॉप वाली नाश्ते में क्या बना रही हो? मृत्यु ने किचन में आते हुए कहा तो गैस के पास खड़ी हुई जीविका ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे सिर्फ शॉर्ट्स में देखकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, कितनी क्या भूख लगी थी जो इन कपड़ों में ही सीधा रसोई में घुस आए। उसकी बात सुनकर मृत्यु ने एक नजर खुद को देखा और फिर जीविका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे ना पहने हुए कपड़ों से प्रॉब्लम है या पहने हुए कपड़ों से? जीविका दूसरी तरफ घूम गई और फिर अपनी आंखें खोलकर बोली, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, जाओ यहां से, जब खाना बन जाएगा तो मेड तुम्हें बुलाने आ जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल गई जब मृत्यु बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके हाथों में पकड़ी हुई कड़छी को साथ साथ हिलाते हुए बोला, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम जाओ यहां से, मैं क्यों जाऊं? कपड़े तुमने नहीं पहन रखे या मैंने? जीविका ने उसके चेहरे की तरफ घूर कर कहा तो मृत्यु ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मैंने भी पहन रखे हैं लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही पहन रखे हैं, चलो बराबर कर देते हैं। कहते हुए ही उसने उसके ऊपर पहने हुए टॉप की जिप खोल दी तो जीविका ने जल्दी से खुद को कवर किया लेकिन उससे पहले ही मृत्यु की नजर उसके सीने पर मौजूद गहरे काले तिल पर चली गई तो मृत्यु की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, यार तुम्हारे सीने पर इतना बड़ा तिल है तो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तिल देखने की? जीविका चिल्लाई लेकिन मृत्यु ने उसे कमर से पकड़ा और अपने पास खींचते हुए बोला, यार मेरी फैंटेसी है कि मेरी गर्लफ्रेंड के सीने पर तिल हो और उसे मैं रोज सुबह चूमूं। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी अगर तुमने और बकवास की तो। जीविका ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा लेकिन मृत्यु उससे अलग तक नहीं हुआ। ठीक है ले लो जान लेकिन बदले में बस एक बार उस तिल को चूमने दो, मृत्यु ने कहा और उसके हाथ उसके सीने से हटा दिए। उसने अपने होंठ उसके सीने पर रखे तो जीविका एकदम से कांप उठी और उसी वक्त गैस पर रखे कुकर में सीटी भी बजी तो जीवन ने अपने हाथ से वो सीटी नीचे की ओर बोला, परफॉर्मेंस पूरी तो होने दो, सीटियां बाद में बजाना। अंडरस्को जीवन इतिश्री को होश में लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नशे में धुत उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। जीवन के हाथों में नींबू पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था लेकिन जैसे ही उसने वो ग्लास इतिश्री के होंठों की तरफ बढ़ाया, इतिश्री ने उसे दूर फेंक दिया और बोली, मुझे तेरे होंठों का रस पीना है और तू मुझे ये नींबू रस पिला रहा है। धत तेरी जवानी के, तू एक बार होश में आ उसके बाद मैं तुझे अपनी जवानी दिखाता हूँ, जीवन ने कहा लेकिन तभी इतिश्री ने खुद घूमते हुए उसे घुमाया और उसे बेड पर धकेलते हुए बोली, तब तक मेरी जवानी पर बुढ़ापा आ जाएगा। इतना कहकर वो कूदती हुई उसके पेट पर जाकर बैठ गई तो जीवन की चीख निकल गई। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26। जी ललचाए रहा ना जाए। दोपहर के 1 बजे तक सूर्या ने अपनी नींद पूरी की और ना चाहते हुए भी सांझ बिस्तर पर उसके साथ ही लेटी रही। सूर्या ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस रखा था। जब 1 बजे सूर्या ने अपनी आंखें खोली तो सांझ का खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। उस समय सांझ की आंखें बंद थी क्योंकि ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से उसे नींद आ चुकी थी। सूर्या एक बार फिर से एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। थोड़ी देर उसे यूं ही देखने के बाद वो बिस्तर से उठा और सांझ की तरफ आया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में लेकर चला गया। सांझ के नींद में होने की वजह से अभी तक उसे कुछ नहीं पता चला था लेकिन जैसे ही सूर्या ने उसे नीचे जमीन पर खड़ा किया उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली लेकिन तब तक सूर्या ने शावर ऑन कर दिया था और अब दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। ये क्या कर रहे हैं आप?
ऐसे कौन उठाता है? वो जल्दी से बोली और शावर के नीचे से हटने लगी, लेकिन सूर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से शावर के नीचे किया और बोला, नहा रहा हूं मैं और मैं ऐसे ही उठाता हूं। आदत डाल लो तुम भी। लेकिन मैं ऐसे नहीं उठती और ना ही मैं आपके साथ नहाऊंगी। जब आप नहाकर बाहर आ जाएंगे, तब मैं अपने आप नहा लूंगी। सांझ ने कहा और फिर से बाहर आने को हुई, लेकिन एक बार फिर से सूर्या ने उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुक गया। सांझ उसकी आंखों में ही देखती रह गई। उसे पता भी नहीं चला कब सूर्या के हाथ बिल्कुल उसकी कमर तक गए और उसने उसकी टी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में पकड़ लिया। मुझे पानी वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज के बाद हम दोनों इकट्ठे ही नहाएंगे, सूर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो सांझ ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और बोली, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो झट से पलट कर खड़ी हो गई, क्योंकि सूर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसकी टी शर्ट को ऊपर की तरफ करके पूरा उतार दिया था। ये क्या किया आपने? आपने कहा था कि आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे और अब आप फिर से वही चीजें करने लगे। मुझे मेरी टी शर्ट वापस दीजिए, उसने दीवार से लगकर कहा। लेकिन जिस तरह से वो दीवार से लगी हुई थी उसी तरह से सूर्या उससे जा लगा और बोला, टी शर्ट तो नहीं मिलेगी, तुम चाहो तो मुझसे खुद को कवर कर सकती हो। कितने बेशर्म इंसान है आप। अगर तुम पर अपनी बेशर्मी नहीं दिखाऊंगा तो और किस पर दिखाऊंगा? और एक साथ नहाने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। सूर्या ने बिल्कुल उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा। तो सांझ कांपने लगी। अगर उसका बस चलता तो वो शायद दीवार के अंदर ही घुस जाती। एक तो सूर्य की करीबी और ऊपर से गिरता हुआ ठंडा पानी। सांझ कांपते हुए बोली, मुझे ठंड लग रही है। तो सूर्या ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, तो किसने कहा दीवार से लगने को? मुझसे लगकर देखो, पूरी तरह से तप ना जाओ तो कहना। सच में बहुत बेशर्म इंसान है आप। क्वोट, अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही कहाँ है, वो तो अब तुम देखोगी। कहते हुए ही सूर्या ने एक झटके से उसे पलटकर अपने सामने की तरफ कर लिया। तो सांझ खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूर्या ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। सांझ गुस्से से उसे घूर रही थी। सूर्या उसके हाथों को नहीं छोड़ रहा था और उसकी टांगे खुद में ही सिमटती जा रही थी। तो सूर्या ने बड़ी मदहोशी भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तुम खुद ही बहुत हॉट हो, तुम्हें ठंड तो नहीं लगनी चाहिए। आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, सांझ ने कहा। तो सूर्या ने फिर से एक झटके से उसे उल्टा कर दीवार के साथ लगा दिया और उसकी टांगों पर से हाथ फेरते हुए ऊपर उसके कंधे पर लेकर आया और बोला, तुमने मुझे खुद पर काबू रखने के लिए कहा था, तुम्हें बेकाबू करने से मना नहीं किया था। आपको क्या लगता है आपकी इन हरकतों से मैं बेकाबू हो जाऊंगी और खुद को आपको सौंप दूंगी? गलत है आप, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, सांझ ने दीवार से लगे हुए ही कहा। तो सूर्या ने पीछे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए? जैसे तुम इस घर में लाई गई वैसे ही बाहर बिस्तर में पटक कर अपनी भी बनाई जा सकती हो, लेकिन खुद को काबू में रखा है, क्योंकि सूर्या सनकी जरूर है लेकिन जबरदस्ती करना उसकी सनक में नहीं। तुम्हें मैं जबरदस्ती अपना नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें बनना मेरा ही है। वैसे नहाकर मजा आया, चाहो तो तुम और नहा सकती हो। और हाँ, तुम्हारा सीने पर जो तिल है वो बहुत सेक्सी है, बस इसे थोड़ा संभाल लो, अगर किसी दिन मेरे हाथों कांड हुआ तो यही करवाएगा। इतना कहकर सूर्या एक झटके से अलग हुआ। तो सांझ पलटकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी और इसी चक्कर में सूर्या की नजर एक बार फिर से उसके सीने पर अपनी जगह बनाए उस तिल पर चली गई। तो वो खुद को चाह कर भी नहीं रोक पाया और एक बार फिर से सांझ के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर उसी तिल वाली जगह पर अपने होंठ रखते हुए बोला, जी ललचाए, रहा न जाए। इतना कहकर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ सांझ को देखते हुए वो बाथरॉब पहनकर बाथरूम से बाहर आ गया। तो सांझ गुस्से से बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी सांसें अभी भी तेज तेज चल रही थी और अचानक ही उसका हाथ उस जगह पर चला गया जहां पर अभी अभी सूर्या ने उसे चूमा था। तो उसे एकदम से दर्द महसूस हुआ। उसने नजर नीचे कर देखा तो सूर्या ने वहां पर अपने होठों से गहरा लाल निशान छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद सांझ बाथरूम से बाहर आई तो सूर्या आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसे तैयार होते देख लग रहा था कि शायद वो किसी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हो। सांझ ने अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में पहनने चली गई। जब तक वो बाहर आई तब तक सूर्या बिल्कुल रेडी हो चुका था। सांझ सूर्या से कोई बात करना चाहती थी, इसलिए वो धीमे धीमे कदमों से उसके पास आई और बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो इतना सोच क्या रही हो? कहो जो कहना है। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा शुगर कैंडी, तो और किसकी बात सुनूंगा? उसकी बात सुनकर सांझ मुस्कुराई और उसके थोड़ा और करीब हुई और चहकते हुए बोली, यहाँ आने से पहले मैं एक बेकरी में जॉब करती थी, तो क्या मैं उस बेकरी में अपनी जॉब फिर से शुरू कर सकती हूँ? उसकी बात सुनते सुनते ही सूर्या के चेहरे के भाव बदलने लगे। तो वो डर गई और कांपते हुए बोली, आप जैसा कहेंगे।
मैं वैसा ही करूंगी। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसे डर था कहीं बेकरी का नाम सुनकर सूर्या बेकरी को ही ना उड़ा दे। वैसे भी कोई सोच भी नहीं सकता कब वो क्या कर दे। अपनी बात कहकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ घूमी और बोली, मुझे भूख लग रही है, क्या हम खाना खाने नीचे चले। कहते कहते ही वो दरवाजे तक पहुंच गई थी तो अचानक से ही सूर्या ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखे और बोला, नीचे नहीं बल्कि आज का स्पेशल लंच हम तुम्हारी बेकरी में ही करेंगे। उसकी बात सुनकर सांझ ने अपनी थूक गटक ली और हैरानी से सूर्या की तरफ देखा, लेकिन सूर्या बिना किसी भाव के उसे देखते हुए उसे कमर से पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ गया। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27। प्यार करो मुझे। सूर्या सांझ को लेकर बेकरी के लिए निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते सांझ की धड़कनें ऐसे चली जैसे किसी भी वक्त उसे हार्ट अटैक आ सकता है। वो सूर्या की तरफ देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ सूर्या का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर था। दोनों जैसे ही बेकरी के बाहर पहुंचे सूर्या गाड़ी से बाहर आया और आकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला तो सांझ भी बाहर आई। थोड़ी दूर ना एक छोले भटूरे की फेमस शॉप है, क्या आज का नाश्ता हम वहीं पर कर ले। आय हाय क्या ही छोले भटूरे बनते हैं, वहां पर मजा आ जाएगा, उसने जीभ से चटकारे लेकर कहा और फिर आगे बोली, आपको भी उनके छोले भटूरे बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। सांझ ने ये बात ऐसे कही जैसे वो उस छोले भटूरे वाली शॉप की ब्रांड एम्बेसडर हो और प्रमोशन का सारा ठेका उसी ने उठा रखा हो। उसकी बात सुनकर सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वहां के छोले भटूरे जाते टाइम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तो तुम्हारी बेकरी पर कुछ अच्छा सा ट्राई हो जाए। इतना कहकर उसने सांझ की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका फोन बजा। उसने अपनी जेब में से फोन निकालकर देखा तो एक जरूरी फोन था और इस वक्त रिसीव करना जरूरी था। उसने की कमर से अपना हाथ हटाया तो को ऐसा महसूस हुआ जैसे ना जाने उस पर बंधी हुई कितनी सॉरी रस्सियां एकदम से खुल गई हो। सबसे पहले तो उसने खुलकर सांस ली और फिर सूर्या की तरफ देखने लगी जो फोन पर बात करने में बिजी था, तो वो जल्दी से बेकरी के अंदर चली गई। बेकरी के अंदर काउंटर पर एक 45 to 50 साल का आदमी बैठा था जो शायद कोई हिसाब कर रहा था। दिखने में वो उस बेकरी का मालिक लग रहा था। सांझ जैसे ही अंदर एंटर हुई, उस आदमी जिनका नाम राजीव था ने दरवाजे की तरफ देखा तो सांझ को देखकर उनका चेहरा एकदम से गुस्से से लाल होने लगा। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पेन नोटबुक पर पटका और अपनी जगह से खड़े होकर सांझ की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर राजीव को गुस्से में लाल होते देख सांझ भी डरने लगी। उसने डरते हुए ही उसे गुड आफ्टरनून सर कहा, लेकिन उसकी गुड आफ्टरनून का जवाब मिलने की बजाय उस आदमी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मिस्टर राजीव ने गुस्से से कांपते हुए सांझ की तरफ देखा और बोले, तुम यहाँ मिल गई तुम्हें फुर्सत यहाँ आने की, लेकिन जिन कदमों से यहाँ आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज सर बस एक बार मेरी बात सुनिए। सांझ ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। वो आदमी फिर से गुस्से से गरजते हुए बोला, मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम पर ध्यान ना दे, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा था, लेकिन तुमने बार बार रिक्वेस्ट की तो मैंने तुम्हें जरूरतमंद समझकर ये नौकरी दे दी, लेकिन मुझे पता ही था तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकलोगी जो घर पर काम का बोलकर बाहर आवारागर्दी करती है। सांझ ने एक बार फिर से अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश की और बोली, सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन बिना उसकी बात सुने ही मिस्टर राजीव और भी ज्यादा गुस्से से बोलने लगे, तुम मुझे क्या बताओगी, मुझे सब पता है। पता किया था मैंने तुम्हारे आश्रम में, तुम उन्हें भी बिना बताए गायब हो गई थी। अरे मैं तो पहले से ही जानता था, जिसके माँ बाप और खून खानदान का कुछ नहीं पता उस लड़की का चरित्र कैसा होगा। तुम जैसी लड़कियों की हमारी बेकरी में कोई जरूरत नहीं जो ना जाने पैसों के लिए क्या क्या करती है। जाओ अब तक जहां गुलछर्रे उड़ा रही थी वहीं पर दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, गंदा खून जहां भी जाओगी अपनी गंदगी फैलाओगी। मिस्टर राजीव ने जैसे ही अपनी आखिरी बात बोली, अचानक ही उसका मुंह पूरी तरह से घूम गया और उसके मुंह से निकलता हुआ खून छींटों में नीचे जमीन पर गिरा। वो सब इतना अचानक से और इतना डरावना था कि सांझ की भी चीख निकल गई। उसने पलटकर देखा तो सूर्या गुस्से में कांपता हुआ खड़ा था। सांझ ने उसे जल्दी से रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सूर्या उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसे एक झटके में नीचे गिराकर खुद उसके ऊपर चढ़कर उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारने लगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके खून को गंदा कहने की? तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि किसका फोन गंदा है और किस खून अच्छा? कहते हुए वो लगातार उसके मुंह पर मुक्के मारे जा रहा था। अब उसने उसका सिर अपने हाथों से टीचर पर पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर उसके सिर पर अपना सिर मारने लगा। सांझ जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इस वक्त सूर्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई राक्षस घुस गया हो।
वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे इसी तरह से उसके सिर पर अपना सिर मारता हुआ वो उसकी जान ले लेगा। सूर्या प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सांझ ने सूर्या को उससे अलग खींचते हुए कहा, लेकिन इस वक्त तो सांझ के लिए उसकी एक उंगली को भी रोक पाना मुश्किल था, तो पूरे सूर्या को तो वो कैसे ही काबू करती। तुम लोगों का खून क्या ब्रांडेड है और हमारा सस्ता, जो तुम्हें हमारा खून एक गाली लगता है, क्यों तुम्हारा खून हमसे अलग कैसे? तुम लोग सोना खाते हो या चांदी? दिखा मुझे तेरे खून कैसा है। सूर्या ने उसे और भी ज्यादा जोर से मारते हुए कहा और फिर के झटके से खड़े होकर राजीव को भी ऊपर खींचा। राजीव जो ना इस वक्त कुछ समझ पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था, बस खुद को पिटता हुआ महसूस कर रहा था। उसका मुंह खून से सन चुका था और साथ ही सूर्या के माथे से भी खून बहने लगा था। सांझ ने उसके कंधे को अपनी बाहों में जकड़ा और बोली, प्लीज सूर्या मेरी बात सुनिए। प्लीज मर जाएंगे वो। सूर्या छोड़ दीजिए। नहीं जान ले लूंगा मैं इसकी। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे खून को गंदा कहने की। अब तो इसे मुझे बताना ही होगा, आखिर इसके खून में ऐसा क्या है जो मेरे खून में नहीं। सूर्या अपने होश खोकर कुछ भी बोल रहा था। सांझ उसे देखकर हैरान रह रही थी, लेकिन इस वक्त उसे सूर्या को संभालना भी था, तो वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहते हुए भी वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए सूर्या ने राजीव को अपने सामने खड़ा किया और बोला, चल दिखा तेरे और मेरे खून में क्या ऐसा क्या फर्क है। तेरे खून में ऐसा क्या है जो मेरे खून में नहीं। कहते हुए अपनी नजर उसने उस बेकरी में दौड़ाई तो उसे टेबल पर ही एक तीखा तेजधार चाकू दिखाई दिया। उसने झट से राजीव को गिरेबान से खींचते हुए ही वो चाकू टेबल से उठाया और फिर एक ही झटके में उसे पहले राजीव की कलाई पर और फिर अपनी कलाई पर चला दिया, जिससे दोनों की ही कलाइयों पर खून की धारा बहने लगी। नीचे फर्श उनके हाथों से बहते खून से लाल होने लगा था। सूर्या की इस हरकत से सांझ और भी ज्यादा कांपने लगी और चीखते हुए रोने लगी। अब बता, क्या फर्क है हम दोनों के खून में? सूर्या ने अपनी और राजीव की कलाई दोनों के सामने करते हुए कहा। इतना ज्यादा खून बहने के कारण राजीव अपना होश धीरे धीरे खो रहा था और अचानक ही वो सूर्या के हाथों से लुढ़ककर नीचे जमीन पर गिर गया। उसे गिरते देख सूर्या ने एक जोर से पैर उसके मुंह पर मारा और बोला, साले यही फर्क है हम दोनों के खून में कि इतना सा खून बहते ही तू मरने को हो गया, जबकि मैं अब भी अपने पैरों पर खड़ा हूं। उठ और बता अब मुझे कि किसका खून गंदा है। साला तुम जैसे लोग गंदे हैं जो खुद को इंसान और हमें जानवर समझते हो। सूर्या प्लीज छोड़ दीजिए, अब तो उसे मर जाएगा वो। सांझ ने एक बार फिर से सूर्या को खींचने की कोशिश की। उसकी कलाई से खून पानी की तरह बह रहा था। उसने उसकी कलाई को थामने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने उसका हाथ दूर झटका और बोला, तुमने क्यों नहीं मारा उसे जब वो तुम्हें गलत बोल रहा था? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? सूर्या मुझ पर आप बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, पहले अपनी कलाई पर बहता खून देखिए। प्लीज इसे रोकिए। डॉक्टर के पास चलिए आप मेरे साथ। सूर्या प्लीज देखिए ना, बहुत सारा खून बह रहा है, सांझ ने रोते हुए कहा तो सूर्या ने अपना दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे रखा और उसका चेहरा आपने करीब कर बोला, क्या तुम मेरे बहते हुए खून को रोकना चाहती हो? जैसे ही सूर्या ने उससे पूछा तो सांझ ने जल्दी से सपना सिर हाँ में हिलाया, तो सूर्या ने अब उसका चेहरा अपने थोड़ा सा और करीब किया और बोला, तो प्यार करो मुझे, अभी इसी वक्त मुझे प्यार करो। उसकी बात सुनकर सांझ उसकी तरफ देखती रह गई। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 28। मैं नफरत करने लगी हूं आपसे। जैसे ही सूर्या ने उससे पूछा कि क्या सच में सांझ उसके बहते हुए खून को रोकना चाहती है, तो सांझ ने जल्दी से सपना सिर हाँ में हिलाया, तो सूर्या ने अब उसका चेहरा अपने थोड़ा सा और करीब किया और बोला, तो प्यार करो मुझे, अभी इसी वक्त मुझे प्यार करो। उसका जवाब सुनकर सांझ उसकी तरफ देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी कोई इंसान ये बात कह सकता है, लेकिन उसने कुछ पल बाद अपनी आंखें बंद की और सूर्या का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और हल्का सा अपने पंजों पर भार डालकर ऊपर की तरफ उठी और थोड़ा सा सूर्या को नीचे झुकाकर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया, तो एक पल के लिए सूर्या की आंखें बंद हो गई। इस वक्त शायद उसे यही प्यार चाहिए था। उसके बाद सांझ ने बारी बारी से उसके दोनों गालों को चूमा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज अब तो इस पर कुछ बांध लीजिए। सूर्या ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बहने दो इसे, वैसे भी गंदा खून है। ये बात कहते वक्त उसका चेहरा एकदम गंभीर और सख्त हो गया था। उसके बाद सूर्या ने अपने फोन से किसी को फोन मिलाया और फिर सामने पड़े राजीव को देखते हुए कुछ कहा और सांझ को लेकर उस बेकरी से बाहर आ गया। सांझ ने उसे राजीव का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा, लेकिन सूर्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही सांझ को पता था कि सूर्या ने फोन पर किससे और क्या बात की। लेकिन जैसे ही सांझ और सूर्या दोनों उस बेकरी से बाहर निकले, कुछ देर बाद ही उस बेकरी में एक बम विस्फोट हो गया, जिसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ आग ही आग थी, जिसमें जलकर सब कुछ राख हो चुका था। सूर्या सांझ को लेकर वापस घर पर आ गया।
वो बाहर खाना खाने जाना चाहता था लेकिन सांझ ने उसे सीधा घर चलने के लिए कहा क्योंकि दोनों के ही कपड़ों पर खून लगा हुआ था। सूर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब से, लेकिन सांझ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे या उसके कपड़ों को देखकर कोई इंसान कमेंट करे और फिर सूर्या सीधा उसकी जान ही ले ले, क्योंकि अब तक तो उसे समझ आ गया था कि सूर्या इतनी तो सांसें नहीं लेता जितना गुस्सा करता है। जैसे दोनों घर के अंदर आए उनकी नजर हाल में बैठी इतिश्री और जीविका पर गई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही बचपन की दोस्त हो। दोनों एक दूसरे की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। सूर्या ने उन दोनों को देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, अच्छे भले घर को पागलखाने में तब्दील कर देगी ये लड़कियां, थैंक गॉड मेरी वाली ऐसी नहीं है। आपकी वाली इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। सांझ भी धीरे से बड़बड़ाई क्योंकि उसे सूर्या का बड़बड़ाना साफ सुनाई दिया था। सूर्या ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे बिल्कुल चुप रहने वाले लड़के नहीं पसंद। सांझ ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सूर्या ने अपनी आईब्रो एक तरफ से ऊपर उठाए और बोला, तुम्हारे पास पसंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं। क्वोट। लेकिन इकलौते ऑप्शन को अपनी पसंद में बदलने का ऑप्शन तो है। अब सांझ ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो सूर्या भी बेहद एटीट्यूड में बोला, मुझे कोई नहीं बदल सकता। क्वोट। प्यार सब कुछ बदल देता है। क्वोट। तुम सिर्फ मेरी सनक हो। प्यार में मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज प्यार है, और मैं खतरनाक चीजों को खत्म करता हूं क्योंकि मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक हूं। क्वोट। उसकी बात सुनकर सांझ कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले कि इतिश्री जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, अब सांझ है ना। क्वोट। सांझ एकदम से झटके से उसकी तरफ घूमी और हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन इतिश्री जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की ना, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी। तबीयत सही नहीं थी या दारू में लुढ़क चुकी थी? जीविका ने कहा, जो उन दोनों के पास ही खड़ी थी, लेकिन जैसे ही सूर्या ने उसकी बात सुनकर घूरते हुए उसे देखा उसकी बोलती बंद हो गई। इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर आगे से अपनी तबीयत तो थोड़ी सी कम खराब करना, सांझ ने मुस्कुराकर कहा तो इतिश्री भी मुस्कुराए, लेकिन अब इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही सूर्या ने सांझ का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ गया। और जाते जाते जीविका को उन दोनों के लिए खाना ऊपर ही भिजवाने के लिए बोल दिया। कमरे में आकर सूर्या ने एक झटके से सांझ को बेड पर गिराया और फिर खुद उसके ऊपर झुक गया। को तो समझ ही नहीं आया कि अब आखिर सूर्या को क्या हुआ, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे को देखकर इतना जरूर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज होते देख सांझ सहम गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो थोड़ी नॉर्मल हो गई जब सूर्या ने उसके चेहरे को अपने हाथों में प्यार से थामा और बोला, मेरा खून बहते देख तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही थी? क्योंकि आपको दर्द हो रहा था और आपको दर्द में देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी, सांझ ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। मुझे दर्द नहीं होता, सूर्या ने एटीट्यूड से कहा तो सांझ ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, दर्द सबको होता है, लेकिन कुछ लोग पत्थर बनकर बर्दाश्त कर लेते हैं तो कुछ रो पड़ते हैं। तुम्हें सबके दर्द से फर्क पड़ता है या सिर्फ मुझे दर्द में देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आए? दर्द किसी को भी हो रहा हो, उस दर्द को महसूस कर आंसू सबकी आंखों में आ जाते हैं। मतलब मैं भी सब में ही आता हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कहने का मतलब तो वो ही था। कहते हुए सूर्या व्यंग से मुस्कुराया और उसके ऊपर से उठ गया। सांझ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वो भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल गई जब सूर्या ने सामने टेबल पर रखे फ्रूट बाउल में से चाकू उठाया और जहां से अब तक हल्का हल्का खून रिस रहा था वहीं पर एक बार और बड़ी बेरहमी से चाकू मारा और बोला, अब इस दर्द को महसूस मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे खैरात में अपने आंसू दे। सांझ उसका पागलपन देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर देखने लगी। खून बड़ी तेजी से बह रहा था, उसकी आंखों में आंसू आने लगी और वो रोते हुए ही बोली, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो आपने समझा। आखिर इंसान है भी या नहीं आप जो ना खुद को मारने से पहले सोचता है ना दूसरों को। वो दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव से सूर्या को देख रही थी। सूर्या ने अपने हाथ को एक झटके से उससे छुड़वाया और बोला, अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। मैं ना प्यार तो नहीं, लेकिन अब नफरत करने लगी हूं आपसे। अब सांझ पूरा फ्रस्ट्रेट होकर बोली तो सूर्या ने घूरकर उसे देखा और फिर एक बार फिर से वो चाकू उठा लिया तो सांझ की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से सूर्या के हाथों से वो चाकू छीनना चाहा, लेकिन सूर्या ने चाकू उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, पीछे हट जाओ, नफरत करती हो तुम मुझसे तो करना अब नफरत। नहीं, मैं बिल्कुल नफरत नहीं करती आपसे। प्लीज ये चाकू नीचे फेंक दीजिए। मैं अब किसी और के लिए बिल्कुल नहीं रोऊंगी। प्लीज खुद को और तकलीफ मत दीजिए। सांझ ने लगभग उसके आगे गिड़गिड़ा कर कहा तो सूर्या उसके करीब आया। सांझ सहमने लगी।
उसे इस वक्त सूर्या बिल्कुल पागल लग रहा था। सूर्या ने उसके करीब आकर अपने दूसरे हाथ से उसे कमर से थामा और बोला, ठीक है, नहीं मारता खुद को, लेकिन पहले तुम कहो कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरे अलावा और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर और सच में उसकी सनक देखकर सांझ को रोना आ रहा था। सूर्या ने उसके बहते हुए आंसुओं को अपने होंठों से चूमा तो सांझ की आंखें बंद हो गई और अगले ही पल उसे सूर्या की बात सुनाई दी। अब तो मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो अब क्यों रो रही हो? किसी और के लिए? नहीं। सांझ ने जल्दी से आंखें खोलकर ना में सिर हिलाया तो सांझ मुस्कुराया और बोला, तो कहो अब कि तुम सिर्फ मेरी हो। सिर्फ मेरी? जैसे तुमसे मुझे पहले यहाँ पर, उसने अपने माथे पर उंगली रखकर इशारा किया, किस किया था, बिल्कुल वैसे किस करके कहो। सांझ बिलख कर रोना चाहती थी। सूर्या को एक झटके से खुद से अलग करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और फिर कांपते हुए उसने अपने होंठ सूर्या के माथे पर रखे और बोला, मैं सिर्फ आपकी हूँ। आपके अलावा मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्या ने उसके होंठ अपने माथे पर महसूस कर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा तो सांझ भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। अब एकदम से ही उसके चेहरे से गुस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। लो करो अब पट्टी जहां करनी है तुम्हें, सूर्या ने कहा तो सांझ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसके हाथों पर से साफ कर उस पर पट्टी बांधने लगी, लेकिन उसकी नजरें सूर्या के चेहरे पर ही ठहरी थी। अब अचानक से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी शख्सियत ही बदल गई हो। उसी वक्त दरवाजा नॉक हुआ। एक सर्वेंट खाना लेकर आया था तो सांझ ने उससे खाना अंदर रखवाया और फिर खुद अपना हाथ मुंह धोने बाथरूम के अंदर चली गई, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही वो बिलख कर रो पड़ी और आवाज बाहर ना जाए इसलिए उसने जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल पागलों की तरह रो रही थी। अभी वो जी भरकर रोई भी नहीं थी कि सूर्या की आवाज एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी, शुगर कैंडी जल्दी बाहर आओ ना। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29। मुझे भूख लगी है। कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। सांझ ने दरवाजा खोला तो देखा एक सर्वेंट खाना लेकर आया था तो उसने उससे खाना अंदर रखवाया और फिर खुद अपना हाथ मुंह धोने बाथरूम के अंदर चली गई, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही वो बिलख कर रो पड़ी और आवाज बाहर ना जाए इसलिए उसने जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल पागलों की तरह रो रही थी। अभी वो जी भरकर रोई भी नहीं थी कि सूर्या की आवाज एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी, शुगर कैंडी जल्दी बाहर आओ ना। सांझ को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो किन हालतों में है और चाह कर भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, ना ही वो सूर्या को समझ पा रही है और ना ही उसे कुछ समझा पा रही है। आखिर क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब? उसे खून से इतना ज्यादा डर लगता था कि अगर किसी को चोट भी लग जाती थी तो वो उसकी चोट की तरफ देख भी नहीं पाती थी। अपनी चोट पर मरहम लगाते वक्त उसे इतना रोना तो दवाई की जलन से नहीं आता था जितना रोना उस चोट को देखकर आता था, और आज वो सिर्फ खून के अलावा और कुछ नहीं देख पा रही थी। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से ही ना जाने कितने ही लोगों का खून सूर्या ने यूं ही बहा दिया और आगे भी ना जाने वो क्या क्या करेगा। शुगर कैंडी, अगर तुम्हें बाहर नहीं आना तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? अगर तुम्हें बाथरूम में रहना ही है तो क्यों ना इसे और भी ज्यादा एडवेंचरस बनाया जाए, थोड़ा रोमांस और थोड़ा। अभी वो अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक ही बाथरूम का गेट खुला और सहमी हुई सांझ बाहर आई। उसकी आंखों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अंदर बहुत ही ज्यादा रोकर आई है। उसकी आंखें बेहद लाल और सूजी हुई थी। उसने बहुत कोशिश की अपनी आंखों को पानी से धोकर नॉर्मल करने की, लेकिन फिर भी सच्चे लोग झूठ का पर्दा कहां ओढ़ पाते हैं। सांझ धीमे धीमे चलती हुई सूर्या तरफ आई और बोली, सॉरी, वो थोड़ा देर हो गई, मैं बस आ ही रही थी। कोई बात नहीं शुगर कैंडी, पर तुम रो रही थी क्या? सूर्या ने पूछा तो सांझ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जान हलक में अटका दी हो। वो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब सूर्या उसकी तरफ बढ़ा और उसके गालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बाथरूम में रो कर आई हो? तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं। अभी वो कह ही रहा था कि सांझ अपनी जगह से थोड़ी ऊंची उठी और एकदम से सूर्या के चेहरे के करीब होकर उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, तो ऐसा है तो फिर मुझे रोने का मौका ही मत दीजिएगा कभी, मुझे हमेशा खुश रखेंगे ना आप। क्वोट, तुम्हें लगता है मैं कभी तुम्हें हट कर सकता हूं? सूर्या ने भी उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से सांझ उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी, सूर्या की आंखों में मदहोशी छाने लगी। उसने भी सांझ के होठों पर अपना अंगूठा हल्के से फेरा और बोला, आई वाना टेस्ट यू नाउ। क्वोट, देन व्हाई यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ? लेट्स डू इट, सांझ ने कहा और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। सूर्या ने भी बिना देरी किए उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। दोनों ही एक दूसरे के होठों के बिल्कुल करीब आकर एक दूसरे के होठों से अपने होंठ मिलाते हुए एक दूसरे की जीभ को टच करते और फिर अलग हो जाते, और ऐसा वो बार बार कर रहे थे।
अब सूर्या का एक हाथ सांझ की कमर पर था और एक हाथ उसके चेहरे पर था। उसे यूं ही पकड़े हुए वो उसे चूमते हुए बिस्तर तक ले आया और एक झटके में उसे नीचे गिराकर खुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। सांझ उसे रोकना चाहती थी लेकिन डर के मारे रोक भी नहीं पाई। उसकी सांसें तेजी से चलने लग। वो उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारा ये तिल मुझे बहुत ज्यादा मदहोश करता है। जी करता है इसे बार बार चूमूं। क्वोट। भले ही सांझ उसके करीब सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए आई थी लेकिन अब सूर्या की करीबी ने उसे भी मदहोश करना शुरू कर दिया था। सूर्या की वो लाल आंखें, जो इस वक्त मदहोशी से भरी हुई थी, उनसे नजरें मिलते ही सांझ की रो रोकर लाल हुई आंखें अब मदहोश होने लगी थी। दोनों के ही चेहरे पर एक अलग सा नूर दिखाई देने लगा था, जो शायद उनके इस तरह करीब आने से बढ़ता ही जा रहा था। उसकी गर्दन को देखते हुए अब सूर्य ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसकी गर्दन को चूमने लगा। सांझ एकदम से सिहर उठी। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसका हाथ अपने आप ही सूर्या के बालों में चला गया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। सूर्या ने उस तिल वाली जगह को पूरा लाल कर दिया था। अब मुझे गुदगुदी हो रही है, सांझ ने अब उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए कहा क्योंकि सच में उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। सूर्या के वो हार्ड लिप्स उसकी गर्दन पर शरारतें कर रहे थे। उसकी बात सुन अब सूर्या ने उसकी गर्दन पर अपने दांतों से काटा और बोला, ना दर्द देने देती हो, डॉट डॉट, ना राहत देने देती हो, चाहती क्या हो, तुम्हारे पास आऊं भी या नहीं। अपनी बात कहते वक्त सूर्या एक बार फिर से उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आ चुका था तो सांझ ने इस बार अपनी नजरें नहीं फेरी और ना ही अपनी पलकें झुकाई बल्कि उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसने धीरे से अपने दोनों हाथों को सूर्या के एक हाथ से छुड़वाया क्योंकि अब सूर्या के हाथ की पकड़ बिल्कुल ढीली हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों में सूर्य का चेहरा थामा और थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और लगातार उसे चूमने लगी। वो पूरी तरह से उसके होठों पर हावी हो रही थी। अब सूर्या उसे नहीं बल्कि वो सूर्या को किस किए जा रही थी। सूर्या ने अपना हाथ उसकी कमर के नीचे किया और फिर एक झटके में ही सांझ को पलटते हुए अपने ऊपर लेटा लिया और खुद उसके नीचे आ गया। दोनों के होंठ इन सब में एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए लेकिन सांझ के बाल पूरी तरह से सूर्या के चेहरे को ढकने लगे। जहां सांझ अभी भी उसके होठों को चूम रही थी, अब वहीं सूर्या उसके बालों को इकट्ठा कर उसका जुड़ा बना रहा था। थोड़ी देर बाद सांझ ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगी। इस वक्त उसे सूर्या की आंखों में ना ही कोई गुस्सा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई सनक। इस वक्त उसकी आंखें और वो खुद पूरा प्यार से लिप्त था। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, तो खा लो मुझे। सूर्या ने भी उसे देखते हुए जवाब दिया, अगर आपको खा जाऊंगी तो प्यार किसे करूंगी, और अगर नहीं खाऊंगी तो जिंदा कैसे रहूंगी। इसलिए जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। ना ही मैंने सुबह से कुछ खाया है ना ही आपने, और खाना भी ठंडा हो रहा है। प्लीज पहले खाना खा लीजिए। वो इतने प्यार से बोल रही थी कि सूर्या भी मना नहीं कर पाया। उसने सांझ के कपड़े ठीक किए और उसे यूं ही कमर से थाम कर खुद ऊपर उठते हुए उसे भी अपने साथ उठाया और फिर उसे यूं ही लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। सांझ सोफे पर बैठने लगी, लेकिन सूर्या ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और बोला, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। उसकी बात सुनकर सांझ हल्का सा मुस्कुराए और ट्रे से खाना प्लेट में सर्व करने लगी। उसने निवाला बनाया और सूर्या के होठों की तरफ बढ़ा दिया तो सूर्या ने भी निवाला बनाया और फिर सांझ के होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा भूख लगी थी ना। सांझ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपना मुंह खोला तो सूर्या ने उसे वो निवाला खिला दिया और फिर सांझ का हाथ पकड़कर उसके हाथों में पकड़ा निवाला खुद खा लिया। अब वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। सूर्या तो सिर्फ खाने में बिजी था, लेकिन सांझ का सारा ध्यान सूर्य को समझने में था। इस वक्त वो बेहद शांत और मासूम सा लग रहा था, जिसमें हर एक एहसास हो। उसका वो प्यार से उसे खाना खिलाना और फिर जब जब उसके होठों पर खाना लग जाता तो उसे अपनी उंगलियों से साफ करना सांझ को और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आखिर कैसे इतना अच्छा इंसान एकदम से सनकी बन जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो सूर्या को एकदम से सनकी बना देता था। शायद उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता था। वो सोच रही थी, काश सूर्या हमेशा ऐसा ही रहे। अगर सच में कोई इंसान ऐसा हो तो किसी को भी उससे प्यार हो जाए। लेकिन फिर अचानक ही थोड़ी देर पहले सूर्या ने जिस तरह से बिहेव किया वो सोचकर वो एकदम से कांप गई। क्या हुआ शुगर कैंडी? सूर्य ने उसे एकदम से कांपते हुए देख पूछा। आगे जारी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 30। नींद नहीं आएगी। सांझ ने सूर्या को और सूर्या ने सांझ को, दोनों ने एक दूसरे को खाना खिला दिया था, लेकिन जैसे ही आखिरी निवाला खत्म हुआ अचानक ही सांझ ने सूर्या की गोदी में बैठे बैठे ही थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके गाल को काट लिया तो सूर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी इस हरकत पर सूर्या कहाँ रुकने वाला था। उसने भी सांझ का चेहरा अपने हाथों में थामा और झट से उसके गाल को अपने दांतों में दबा लिया, लेकिन काटा नहीं।
सांझ उससे खुद को छोड़ने के लिए चीखने लगी, लेकिन सूर्या ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उसके गाल को अपने होठों में लिए यूं ही चूमता रहा तो उसके गाल पर बेहद गहरा लाल निशान बन गया। उस वक्त ही वो निशान इतना लाल हो चुका था, बाद में कितना ज्यादा गहरा होता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। सांझ ने गुस्से से सूर्या की तरफ देखा और अपने गाल पर अपनी उंगलियां लगाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। क्वोट, जाइए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, सांझ ने गुस्सा करते हुए कहा और उसकी गोद से उठकर जाकर बेड पर बैठ गई तो सूर्या भी उसके पीछे पीछे खड़ा हुआ और फिर उसकी तरफ बढ़ा। सांझ उसे देखकर मुस्कुराई और फिर करवट लेकर लेट गई, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ हो गया, लेकिन उसकी यही अदा काफी थी सूर्या को मदहोश करने के लिए। उसके बिल्कुल करीब आकर अपने होंठ उसके पैरों पर रखे तो सांझ ने एकदम से अपना पैर ऊपर खींच लिया, लेकिन उतने ही तेजी से सूर्या ने उसके पैर को नीचे किया और फिर उसके पैरों को चूमने लगा। सांझ ने बड़ी मदहोशी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक बार पूरी तरह से करवट लेकर पेट के बल लेट गई। सूर्या ने अब उसके दोनों पैरों को बारी बारी से चूमा। सांझ पूरी तरह से हंसने लगी। अभी थोड़ी देर पहले उसने ही सूर्या को अपने करीब आने का मौका दिया था, तो अब सूर्या कहाँ रुकने वाला था, और जिस तरह से सूर्या उसके करीब आ रहा था, वो खुद ब खुद पर काबू होती जा रही थी। वो पूरी तरह से सूर्या के वश में होती जा रही थी। सूर्या की छुअन ही उसे पिघलाने लगी थी। यू आर टू हॉट माई शुगर कैंडी, सूर्या ने कहा और फिर उसके बिल्कुल बैक पर अपने होंठ रखे। सांझ पलटना चाहती थी, लेकिन अब सूर्या ने उसे पलटने भी नहीं दिया और फिर यूं ही आगे बढ़कर उसकी कमर को चूमने लगा। उसकी कमर पर भी बीचों बीच एक गहरा तिल था, जिसे देखकर सूर्या और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। शायद ये कायनात भी चाहती है कि मैं उसे जी भरकर प्यार करूं, इसीलिए तो जगह जगह पर मुझे मदहोश करने का इंतजाम किया हुआ है, सूर्या ने कहा और फिर उसके उस तिल पर अपने होंठ रख दिए। सांझ ने अपने हाथ तकिए पर रखे और उसे मुट्ठियों में भींच लिया। अभी तक वो चुप थी, लेकिन अब वो चुप भी नहीं रह पा रही थी। उसने बड़े धीमे से गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं। क्वोट, क्यों? सूर्या ने भी मदहोशी भरी आवाज में पूछा। इन कपड़ों में मुझे नींद नहीं आएगी। क्वोट, तुम्हें किसने कहा तुम्हें सोने के लिए कपड़े बदलने पड़ेंगे? उसकी बातें सुनकर सांझ शर्म से लाल हो गई और अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, सच में बेशर्म है आप। क्वोट, थोड़ी देर बाद वो खुद ही रुका और सांझ की तरफ देखने लगा। सांझ उसके यूं अचानक रुक जाने से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखने लगी। वो तो पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। अगर सूर्या नहीं रुकता, तो शायद वो उसे रोकती भी नहीं। सूर्या उसके चेहरे के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लगता है तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। तभी तो मेरे छूने पर ना रोकती हो ना टोकती हो क्या? मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं। सांझ जो बिल्कुल उसकी आंखों में खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्या ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया हो और इस वक्त सांझ की हर एक सांस पर भी सिर्फ उसी का हक हो। वो सूर्या की आंखों में देखते हुए बोली, छुअन तो बहुत दूर की बात है, आपकी आंखें ही काफी है किसी को भी खुद पर काबू को देने के लिए। क्वोट, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इस तरह से बेकाबू होकर मुझे खुद को सौंपो। तुम चाहती हो ना कि हम दोनों के बीच प्यार हो। मुझे नहीं लगता प्यार जैसी कोई चीज होती है, लेकिन जिस दिन लगा कि सच में प्यार होता है, उस दिन मैं तुम्हें अपनी बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर सांझ मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जो चाहती थी बिल्कुल वही हुआ। उसने सूर्या को रोका भी नहीं और सूर्या रुक भी गया। क्या सच में सूर्या ऐसा ही है? अगर उसके साथ प्यार से डील करो तो वो इतनी आसानी से मान जाता है? वो मन ही मन सोच रही थी। सूर्या ने उसे चुप देखा तो बोला, जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। क्योंकि तुम यूं ही मेरे सामने रही, तो प्यार का तो पता नहीं। जैसे ही सूर्या ने कहा और सांझ के कपड़े ठीक कर दिए तो मुस्कुराती हुई सांझ उठकर अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और दिल में एक सुकून भी, कि सूर्या उसकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेगा। उसने कबर्ड में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सांझ बाथरूम से बाहर आई और सूर्या की तरफ देखने लगी जो अपना फोन चला रहा था। उसे देखते हुए वो मुस्कुराई और फिर ड्रेसिंग की तरफ चली गई। ड्रेसिंग के सामने बैठकर वो अपने हाथों पैरों पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी, लेकिन उसकी नजरें पीछे बेड पर बैठे सूर्य पर ही थी। उसे देखते हुए मन ही मन बोली, आप इतने बुरे भी नहीं है जितना मैंने आपको सोचा था। आपके अंदर भी अच्छा ही है, बस अब मुझे उसी अच्छाई को जगाना है। उम्मीद है जब भी हम एक पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाए तो मैं उसे सूर्य से प्यार ना करूं जो जबरदस्ती अपनी बात बनवाना चाहता है, बल्कि उसे सूर्य से करूं जिसके लिए दूसरों की बातें भी मायने रखती है। सूर्य भले ही उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान उसे पर अच्छे से था। अपना फोन चलाते हुए ही वह उसकी तरफ देखकर बोला, शुगर कैंडी, अगर तुमने खुद को अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लिया हो तो क्या तुम सोने के लिए बेड पर आ सकती हो?
या फिर मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सांझ ने जल्दी से उस पर से नजरें हटाई और फिर मॉइस्चराइजर को बंद कर अपनी जगह से खड़ी हुई। बेड की तरफ आकर बेड पर लेट गई सूर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। सांझ अपनी खुली हुई आंखों से उसे देख रही थी। इस वक्त सूर्य बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सूर्या उसे देखते हुए बोला, सो जाओ शुगर कैंडी, वना। अभी उसने इतना ही कहा था कि सांझ ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर सूर्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर पूरी तरह से अपनी बाहों में कसा और अपनी आंखें बंद कर ली। आगे जारी है। सांझ ने सूर्या को और सूर्या ने सांझ को, दोनों ने एक दूसरे को खाना खिला दिया था, लेकिन जैसे ही आखिरी निवाला खत्म हुआ अचानक ही सांझ ने सूर्या की गोदी में बैठे बैठे ही थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके गाल को काट लिया। तो सूर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी इस हरकत पर सूर्या कहाँ रुकने वाला था। उसने भी सांझ का चेहरा अपने हाथों में थामा और झट से उसके गाल को अपने दांतों में दबा लिया, लेकिन काटा नहीं। सांझ उससे खुद को छोड़ने के लिए चीखने लगी, लेकिन सूर्या ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उसके गाल को अपने होठों में लिए यूं ही चूमता रहा तो उसके गाल पर बेहद गहरा लाल निशान बन गया। उस वक्त ही वो निशान इतना लाल हो चुका था, बाद में कितना ज्यादा गहरा होता है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। सांझ ने गुस्से से सूर्या की तरफ देखा और अपने गाल पर अपनी उंगलियां लगाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। क्वोट, जाइए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, सांझ ने गुस्सा करते हुए कहा और उसकी गोद से उठकर जाकर बेड पर बैठ गई। तो सूर्या भी उसके पीछे पीछे खड़ा हुआ और फिर उसकी तरफ बढ़ा। सांझ उसे देखकर मुस्कुराई और फिर करवट लेकर लेट गई, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ हो गया, लेकिन उसकी यही अदा काफी थी सूर्या को मदहोश करने के लिए। उसके बिल्कुल करीब आकर अपने होंठ उसके पैरों पर रखे तो सांझ ने एकदम से अपना पैर ऊपर खींच लिया, लेकिन उतने ही तेजी से सूर्या ने उसके पैर को नीचे किया और फिर उसके पैरों को चूमने लगा। सांझ ने बड़ी मदहोशी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक बार पूरी तरह से करवट लेकर पेट के बल लेट गई। सूर्या ने अब उसके दोनों पैरों को बारी बारी से चूमा। सांझ पूरी तरह से हंसने लगी। अभी थोड़ी देर पहले उसने ही सूर्या को अपने करीब आने का मौका दिया था, तो अब सूर्या कहाँ रुकने वाला था। और जिस तरह से सूर्या उसके करीब आ रहा था, वो खुद ब खुद पर काबू होती जा रही थी। वो पूरी तरह से सूर्या के वश में होती जा रही थी। सूर्या की छुअन ही उसे पिघलाने लगी थी। यू आर टू हॉट माई शुगर कैंडी, सूर्या ने कहा और फिर उसके बिल्कुल बैक पर अपने होंठ रखे। सांझ पलटना चाहती थी, लेकिन अब सूर्या ने उसे पलटने भी नहीं दिया और फिर यूं ही आगे बढ़कर उसकी कमर को चूमने लगा। उसकी कमर पर भी बीचों बीच एक गहरा तिल था, जिसे देखकर सूर्या और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। शायद ये कायनात भी चाहती है कि मैं उसे जी भरकर प्यार करूं, इसीलिए तो जगह जगह पर मुझे मदहोश करने का इंतजाम किया हुआ है, सूर्या ने कहा और फिर उसके उस तिल पर अपने होंठ रख दिए। सांझ ने अपने हाथ तकिए पर रखे और उसे मुट्ठियों में भींच लिया। अभी तक वो चुप थी, लेकिन अब वो चुप भी नहीं रह पा रही थी। उसने बड़े धीमे से गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं। क्वोट, क्यों? सूर्या ने भी मदहोशी भरी आवाज में पूछा। इन कपड़ों में मुझे नींद नहीं आएगी। क्वोट, तुम्हें किसने कहा तुम्हें सोने के लिए कपड़े बदलने पड़ेंगे? उसकी बातें सुनकर सांझ शर्म से लाल हो गई और अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, सच में बेशर्म है आप। क्वोट, थोड़ी देर बाद वो खुद ही रुका और सांझ की तरफ देखने लगा। सांझ उसके यूं अचानक रुक जाने से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखने लगी। वो तो पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। अगर सूर्या नहीं रुकता, तो शायद वो उसे रोकती भी नहीं। सूर्या उसके चेहरे के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लगता है तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो, तभी तो मेरे छूने पर ना रोकती हो ना टोकती हो क्या? मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं। सांझ जो बिल्कुल उसकी आंखों में खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्या ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया हो और इस वक्त सांझ की हर एक सांस पर भी सिर्फ उसी का हक हो। वो सूर्या की आंखों में देखते हुए बोली, छुअन तो बहुत दूर की बात है, आपकी आंखें ही काफी है किसी को भी खुद पर काबू को देने के लिए। क्वोट, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इस तरह से बेकाबू होकर मुझे खुद को सौंपो। तुम चाहती हो ना कि हम दोनों के बीच प्यार हो। मुझे नहीं लगता प्यार जैसी कोई चीज होती है, लेकिन जिस दिन लगा कि सच में प्यार होता है, उस दिन मैं तुम्हें अपनी बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर सांझ मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जो चाहती थी बिल्कुल वही हुआ। उसने सूर्या को रोका भी नहीं और सूर्या रुक भी गया। क्या सच में सूर्या ऐसा ही है? अगर उसके साथ प्यार से डील करो तो वो इतनी आसानी से मान जाता है? वो मन ही मन सोच रही थी। सूर्या ने उसे चुप देखा तो बोला, जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, क्योंकि तुम यूं ही मेरे सामने रही तो प्यार का तो पता नहीं। जैसे ही सूर्या ने कहा और सांझ के कपड़े ठीक कर दिए तो मुस्कुराती हुई सांझ उठकर अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी।
अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और दिल में एक सुकून भी, कि सूर्या उसकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेगा। उसने कबर्ड में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सांझ बाथरूम से बाहर आई और सूर्या की तरफ देखने लगी, जो अपना फोन चला रहा था। उसे देखते हुए वो मुस्कुराई और फिर ड्रेसिंग की तरफ चली गई। ड्रेसिंग के सामने बैठकर वो अपने हाथों पैरों पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी, लेकिन उसकी नजरें पीछे बेड पर बैठे सूर्य पर ही थी। उसे देखते हुए मन ही मन बोली, आप इतने बुरे भी नहीं है जितना मैंने आपको सोचा था, आपके अंदर भी अच्छा ही है, बस अब मुझे उसी अच्छाई को जगाना है। उम्मीद है जब भी हम एक पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाए तो मैं उसे सूर्य से प्यार ना करूं जो जबरदस्ती अपनी बात बनवाना चाहता है, बल्कि उसे सूर्य से करूं जिसके लिए दूसरों की बातें भी मायने रखती है। सूर्य भले ही उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान उसे पर अच्छे से था। अपना फोन चलाते हुए ही वह उसकी तरफ देखकर बोला, शुगर कैंडी, अगर तुमने खुद को अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लिया हो तो क्या तुम सोने के लिए बेड पर आ सकती हो, या फिर मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सांझ ने जल्दी से उस पर से नजरें हटाई और फिर मॉइस्चराइजर को बंद कर अपनी जगह से खड़ी हुई। बेड की तरफ आकर बेड पर लेट गई। सूर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। सांझ अपनी खुली हुई आंखों से उसे देख रही थी। इस वक्त सूर्य बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सूर्या उसे देखते हुए बोला, सो जाओ शुगर कैंडी, वरना। अभी उसने इतना ही कहा था कि सांझ ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर सूर्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर पूरी तरह से अपनी बाहों में कसा और अपनी आंखें बंद कर ली। आगे जारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।